अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं काशिफ बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन बाय काशिफ बशीर। तो दोस्तों, बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी कि उनका इसरार था कि मैं MDT 101 का जो है वो उसके शॉर्ट लेक्चर्स तैयार करूं। तो आज मैं उस हवाले से जो है उसका सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो उस सीरीज़ का पहला लेक्चर आज मैं यहाँ पे आपको करवाऊँगा। तो मेरे भाई, ये MDT 101 जो है ये एक बिल्कुल आसान सब्जेक्ट है। अगर आप इसके 4-5 बेसिक पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उन पॉइंट्स को ज़हन में रख लेते हैं, उन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो फिर आपके लिए MDT 101 जो है ये बिल्कुल आसान हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको ये उन जो पॉइंट्स हैं उनको नहीं अच्छी तरह से करते तो फिर आपके लिए ये मुश्किल पैदा करती है। मैंने बहुत से दोस्त ऐसे देखे हैं जो कि MDT 101 को लेके बहुत परेशान हैं और उनको बार बार जो है वो रिपीट कर रहे हैं, वो पास नहीं हो रही। तो एक दो दोस्तों से मेरा जब इससे बात हुई तो मैंने वो 2-4 चीज़ें थी उनसे पूछी, बेसिक चीज़ें जिन पे ये पूरी MDT है। तो वो कहते हैं भाई इसका हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो जब आप वो नहीं करेंगे तो तब तक ये MDT 101 जो है वो नहीं होगी। तो मैं इस सीरीज़ में आपको वो सारी चीज़ें जो है वो अच्छी तरह से करवाऊँगा और इंशाल्लाह मुझे 100% उम्मीद है कि आपकी जो है MDT 101 पहले ही ट्राई में पास हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। इसमें जो है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं कि ये लेक्चर करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हमें पता चल जाएगा कि ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है ये क्या होती है, बेसिक इसका मतलब ये क्या होती है और ये कैसे डेवलप हुई, ये कैसे बनी, ठीक है। तो सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती क्या है दोस्तों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो तमाम हमारी बिज़नेस की डेली जो रूटीन होती है उसकी जो तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं उनका हिसाब रखना, उनको का रिकॉर्ड की जो है वो मेंटेन करना, ये हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ठीक है। उसमें हमें ये पता चलता है कि हमारे बिज़नेस का जो है ना वो क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, ठीक है। उसके बाद है वाई इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीडेड कि ये हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये क्यों ज़रूरी है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा एक बिज़नेस कर रहा है या कोई बिज़नेस चल रहा है, पार्टनरशिप है, कोई कंपनी है, कोई कुछ भी है, तो उसको पता चल जाए कि भाई मेरे इस वक्त जो बिज़नेस है उसकी क्या सूरत हाल है, उस हिसाब से, ताकि मैंने जो डिसीजन लेने हैं वो उस हिसाब से लूँ, ताकि मुझे पता हो कि मेरे बिज़नेस की जो है वो कंडीशन क्या है। अगर बिज़नेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है, मतलब आपकी नीड्स हैं वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप हो सकता है किसी उसकी जो है प्रोडक्ट उस पर आप डिस्काउंट दे दें, या अगर रेट बढ़ाना है तो वो बढ़ाएं, या और जो भी है। उसके बाद है व्हाट इज़ ट्रांजैक्शन। तो भाई ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग इन अकाउंटिंग और बिजनेस टर्म्स एंड डीलिंग बिटवीन टू पर्सनस इन्वॉल्विंग मनी आर वैल्यूएबल थिंग इज़ कॉल्ड ट्रांजैक्शन। तो इसमें जो है इस डेफिनेशन में आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है कि ट्रांजैक्शन, हर जो लेन देन होता है वो ट्रांजैक्शन नहीं होता। ट्रांजैक्शन बिज़नेस के टर्म के हवाले से वो होता है जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो या कोई कीमती चीज़ इन्वॉल्व हो, ठीक है। या पैसे का लेन देन कर रहे हैं तो वो आपकी ट्रांजैक्शन होगी, या किसी कीमती चीज़, ऐसी चीज़ जिसकी कोई वैल्यू हो, उसका लेन देन कर रहे हैं तो वो आपका जो है ट्रांजैक्शन होगी, ठीक है। उसके अलावा गिफ्ट हो गया, ये ट्रांजैक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो जो इंसान है उसके जो है वो ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल, के इंसान जो है वो सोशल एनिमल है। और इसका मतलब ये है कि इंसान जो है उसको माशरे में रहने के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि वो अकेला प्रोड्यूस नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक इंडिविजुअल की मिसाल ले लें, उसके लिए उसे खाना चाहिए, उसके अलावा उसे कपड़े चाहिए, जूती चाहिए, ठीक है। उसे बाकी भी मतलब बहुत कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी चाहिए, जूती के लिए उसे मोची भी चाहिए। तो इस हिसाब से जो इंसान एक सोशल एनिमल है, तो वो अपना जो काम है वो हर काम खुद नहीं कर सकता, तो उसके लिए उसे दूसरों की ज़रूरत पड़ती है।
और दूसरे सादा लफ्ज़ों में ये है कि वो एवरी इंस्टेंस वेयर वन गिव समथिंग टू गेट समथिंग, कि ऐसा काम जिसमें एक बंदा कोई चीज़ देता है और उसके बदले में कोई चीज़ लेता है, तो वो हमारी ट्रांजैक्शन होती है। ठीक है, हाउ डिड इट डेवलप, तो ये कैसे बनी, तो ये वही है कि जो हैपेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स नीड फॉर द सेम, कि तमाम जो इंसान थे उनकी ज़रूरियात सेम थी। ठीक है, तो उसमें जो है पहले सिस्टम चल रहा था बार्टर सिस्टम, उसमें चीज़ें जो है वो अदली बदली होती थी, मतलब कि एक चीज़ दे दी दूसरी ले ली। ठीक है, तो फिर ये मनी जो है ना, ये पैसे का कंसेप्ट वजूद में आया, तो उसके बाद ये चीज़ बहुत मुश्किल हो गई। ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। आगे व्हाट इज़ बजट, बजट क्या होता है, बजट जो होता है, बजट इज़ ए प्लान ऑफ इनकम एक्सपेंस एंड अदर फाइनेंशियल ऑपरेशन फॉर अ फर्दर पीरियड। बजट ये होता है कि हमारे पास 100 रुपये आया तो हमने उसको खर्च कैसे करना है, उसमें से खर्चा कितना करना है। ठीक है, उसमें से हमने जो है वो बचाना कैसे है, उसमें खर्चा 100 रुपये में से 50 खर्चा करना है, तो वो हमें बिजली का बिल भी पे करना है, खाने के लिए भी चाहिए, कपड़े के लिए भी चाहिए, जूती के लिए भी चाहिए, तो वो हमने उसको किस तरह मैनेज करना है, तो ये हमारा बजट होता है। ठीक है, आगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग, कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग जो है a person making or producing anything must not only know how much it costs to make but also to help in determining the selling price। तो दोस्तों कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग जो होता है उसका मतलब ये है कि हमने एक चीज़ बनाई है, फॉर एग्जांपल एक हमने चेयर बनाई है। ठीक है, तो उसमें हमने ये देखना है कि उसकी हम उस पर लागत कितनी आई है, उसको हमने सेल किस तरह करना है, तो वो हम इसमें ये चीज़ देखते हैं कि मतलब जो कुर्सी बनाई है उस पर 100 रुपये की लकड़ी इस्तेमाल हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 100 रुपये की लकड़ी इस्तेमाल हुई है तो हम इसमें से जो है वो 110 रुपये रख के 105 रुपये करके इसको सेल कर देते हैं, नहीं, हम जो उसके ऊपर मटेरियल लगा है उसको देखते हैं। ज़ाहिर सी बात है कोई बंदा भी इस पर काम भी कर रहा है तो उसकी जो सैलरी है वो भी हमने निकालनी है, बिजली यूज़ हो रही है उसका बिल भी हमने इसमें से लेना है, जो शॉप है उसका रेंट भी इसमें से हमने मैनेज करना है, तो हम उस ये चीज़ जो है हमें मदद देती है कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग कि हमने उसकी कीमत क्या रखनी है और कैसे रखनी है। ठीक है, उसके बाद ये इम्पैक्ट ऑफ आईटी और अकाउंटिंग की, जो आईटी है मतलब ये जो कंप्यूटर दौर है, तो इसमें जो है वो बिजनेस अकाउंटिंग पे क्या फ़र्क है, तो इससे ये है कि वो बहुत ईजी हो गई है। पहले हमारे पास मुंशी होते थे जो कि रिकॉर्ड रखते थे, तो ज़ाहिर सी बात है इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए फिर जो है वो ये कंप्यूटर्स आए, तो आईटी मतलब कि ये सॉफ्टवेयर वगैरह आए, तो अब जो रिकॉर्ड मुंशी रखते थे वो हम बजरिया कंप्यूटर कर रहे हैं। ठीक है, आगे बार्टर ट्रेडिंग एंड बार्टर ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चीज़ें ले लेते थे उसके बाद हम दूसरी दे देते, तो वो हमारा बार्टर सिस्टम बार्टर ट्रेडिंग होती थी। ठीक है, ट्रेडिंग वन कम्युनिटी और सर्विस फॉर अनदर कम्युनिटी और सर्विस, मतलब मेरे पास कपड़ा है तो मुझे जूती चाहिए, मैं कपड़ा जो है वो जूती वाले को दे के उससे जूती ले लूँगा और वो कपड़ा उसे चाहिए होगा, अगर नहीं चाहिए तो वो फिर और किसी चीज़ के बदले में उसे एक्सचेंज कर लेगा, तो ये हमारा बार्टर ट्रेडिंग होती थी। एवरी ट्रांजैक्शन वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड अ बार्टर ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये देख लें, दिस काइंड ऑफ ट्रेड वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स इज कॉल्ड बार्टर ट्रेड। ठीक है, उसके बाद मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम द ट्रेडिंग वॉल्यूम्स एंड टाइप्स ऑफ कमोडिटीज अवेलेबल इन द मार्केट आर इंक्रीज, मतलब कि जो वक्त गुजरता गया तो ये जो है पैसे का जो ज़रूरत है वो शिद्दत से महसूस की गई। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के पास भैंस है तो उसे कपड़ा चाहिए, अपने एक सूट के लिए कपड़ा चाहिए, तो वो एक सूट के लिए पूरी भैंस तो नहीं दे देगा, तो इस मसले से निपटने के लिए जो है फिर वो मनी मतलब पैसे का जो है वो इस्तेमाल शुरू हुआ, इसका कॉन्सेप्ट आया। हाँ, उसके बाद है कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ये है कि जब हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब कि कोई चीज़ लेते हैं या कोई चीज़ सेल करते हैं, तो अक्सर जो है वो पैसे जो होते हैं वो मौके पे कर देते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो कि पैसे जो हैं वो उसी वक्त अदा नहीं करते। ठीक है, कैश ट्रांजैक्शन में ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ सेल की है तो जो बायर होगा वो आपको फ़ौरन ही उस चीज़ की पेमेंट जो है वो कर देगा, तो ये हमारा कैश ट्रांजैक्शन होगा। और अगर वो फ्यूचर टाइम के लिए डिले करता है पेमेंट, तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी।
और यही जो है वाइस वर्सा हमारा परचेज़ के लिए भी, अगर हम परचेज़ करते हुए फ़ौरन पे कर देते हैं तो वो हमारी कैश परचेज़ होगी, और अगर हम फ्यूचर टाइम के लिए वो पेमेंट जो है वो डिले करते हैं, मतलब उधार करते हैं, तो वो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, आगे है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो होता है कि मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि जो कारोबार कर रहे हैं उसके अक़साम जो है वो कितनी होती है। तो सबसे पहले नंबर पे है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये होता है कि जो बिज़नेस होता है वो एक ही बंदा उसको ऑन करता है, एक ही बंदा उसको स्टार्ट करता है, और कंट्रोल वगैरह जो सब कुछ होता है ना वो एक ही बंदा करता है। सरमाया भी उसका अपना होता है, ठीक है, प्रॉफिट भी उसका होता है, लॉस हो वो भी उसका होता है। मतलब एक ही बंदा जो कारोबार शुरू करता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप पे आता है। ठीक है, इसकी कुछ जो है वो फीचर्स हैं वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि इसके क्या है। इसमें इजी फॉर्मेशन मतलब ये बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए कोई लीगल एंटिटी नहीं चाहिए होती, कोई लॉ नहीं चाहिए होता, कुछ भी नहीं चाहिए। सिंपल अगर आपके पास सरमाया है तो आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का भी मतलब ये है कि आप जो सोल प्रोप्राइटरशिप का जो ऑनर होता है ना उसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। मतलब कि वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहा है ना, अगर उसे प्रॉफिट होगा तो वो भी सारा उसका होगा, और अगर लॉस होगा तो वो भी उसका होगा सारा। ठीक है, एक तो उसका सरमाया जो है वो तो डूबना ही डूबना है, उसके अलावा उसे वो जो नुकसान होगा उसे पूरा करने के लिए उसे अपनी हो सकता है जायदाद बेचना पड़े, कोई चीज़ बेचना पड़े। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब उसे हर हाल में जो है वो पे करना ही होगा। उसके बाद ऑनरशिप है। ऑनरशिप भी एक ही बंदे की मिल्कियत होती है, जो उसको कारोबार को ऑन कर रहा है, जो कंट्रोल कर रहा है, वो एक ही अकेला ऑनर होगा उसका। ठीक है, प्रॉफिट भी उसका जो भी होगा वो सारा उसका एक ही बंदे का होगा। उससे ये नहीं होगा कि मैंने किसी को शेयर देना है या कुछ भी। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट भी वो अकेला बंदा ही करेगा, उसमें नहीं वो कोई और किसी से डिक्टेट नहीं होगा, मतलब कोई और उसे बताने वाला नहीं होगा कि भाई आप ये करो वो करो फलां फलां, मतलब वो अपनी मर्ज़ी से जो है उसको मैनेज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इजी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जब आप अगर बिज़नेस को ख़त्म करना चाहते हैं, कोई भी वजह हो गया तो आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए ये नहीं है कि भाई उसका ये करो वो करो फलां, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप अपना जो है वो गेट बंद करें और आपको जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करें, तो आपका जो कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए भी बिल्कुल इजी है, कोई उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद पार्टनरशिप है। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, अच्छा ये जो है ना 1932 पार्टनरशिप एक्ट, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर MCQs में आता है। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप जो है ना वो एक ऐसा लॉफुल बिजनेस होता है जो कानून के मुताबिक बनाया जाता है, और उसमें पार्टनर्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा ऑनर्स होते हैं। ठीक है, उसमें वो एग्रीमेंट होता है उनका, वो एग्रीमेंट करते हैं कि इसमें पार्टनर ए का इतना सरमाया, बी का इतना, सी का इतना, डी का इतना फलाना। ठीक है, तो उसमें उसके बाद जो है वो अगर उसमें प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो किस रेशो से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पार्टनरशिप मीन्स अ लॉफुल बिजनेस ऑन बाय 2 और मोर पर्सनस। जो ये बिज़नेस होता है ये 2 या 2 से ज़्यादा लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदा जो होगा तो वो उसकी सोल प्रोप्राइटरशिप में आ जाएगा, अगर 2 हो जाएंगे या 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो पार्टनरशिप में आ जाएगा। तो इसके सब फीचर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें लीगल एंटिटी है, उसमें मतलब उसका जो है वो एक कानूनी पहलू होता है, उसमें एक उनका मुआहदा होता है, उनका होता है सारा एग्रीमेंट होता है जिसके ज़रिए से वो काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब प्रॉफिट होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा एक ख़ास रेशो के हिसाब से, अगर लॉस होगा तो वो भी उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब ये भी वही सेम चीज़ जो सोल प्रोप्राइटरशिप में बताई है मैंने, कि इनमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि अगर इसको लॉस हो रहा होता है तो वो उन्होंने हर हाल में उसे पे करना ही होता है, कि
उसके लिए चाहे उन्हें जो कुछ मर्ज़ी करना पड़े, कुछ ना कुछ बेचना पड़े, उन्होंने वो लॉस जो है वो पूरा करना ही होता है। उसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स के जो राइट्स हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब तीन पार्टनर हैं, तो वो एक बंदे को कहते हैं भाई हमारी तरफ से आप इस बिज़नेस को चलाओ, हमें इसका प्रॉफिट दे देना, ठीक है। तो ये है ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स। उसको मैनेजमेंट जो है वो मिलके कर लेते हैं, या किसी एक बंदे को एक्टिंग बंदा जो उन तमाम की तरफ से वो सारा काम करता है। उसके बाद नंबर ऑफ़ पार्टनर्स के, इसमें नंबर ऑफ़ पार्टनर्स जो हैं वो मखसूस होते हैं, तो 2 से ज़्यादा होते हैं, और आई थिंक 7 तक होते हैं तकरीबन। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है। इसमें प्रॉफिट का जो है वो कंसेप्ट कम होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू S.E. थॉमस, अ कंपनी इज़ एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म यूजली फॉर द परस्यूट ऑफ सम कमर्शियल पर्पज़। तो इसमें जब ये कमर्शियल पर्पज़ के लिए होते हैं, मतलब इसमें प्रॉफिट का जो है वो कंसेप्ट होता है। ये वॉलंटरी एसोसिएशन होती है जो कि बाय कानून के ज़रिए एक स्पेशल लॉ होता है, उसके थ्रू ये कंपनी प्रोड्यूस होती है, मतलब उसके लिए एक लॉ चाहिए होता है। इसके सब फीचर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्रिएशन ऑफ लॉ, उसके लिए एक अलग कानून बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी, ये चीज़ पहले अनलिमिटेड लाइबिलिटी थी, यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि उसका जो लीगल होता है वो सारा ऑनर जो उसके पार्टनर्स होते हैं उनसे अलग होता है, ठीक है। उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर उस बिज़नेस को, उस कंपनी को नुकसान हो रहा होता है, अगर वो लॉस में जा रही होती है या वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, तो उसका जो उसके पार्टनर्स हैं उन पे कोई असर नहीं होगा, मतलब उनका सिर्फ जो है वो सरमाया जो है उनका वो जाएगा, कैपिटल जाएगा। इसके बाद उन पे अगर वो लॉस में जा रही है तो फिर भी उनका कोई उसमें अमल दखल नहीं होगा, उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा। जो कंपनी है वो उसका वो गवर्नमेंट के हिसाब से वो पे होगा, मतलब कि जो उसके पार्टनर्स होंगे ना वो उसमें से कुछ भी पे नहीं करेंगे। इस पर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स हैं उसमें वो फ़रोख्त किए जाते हैं, जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में शेयर होते हैं वो सेल होते हैं, परचेज होते हैं, तो मतलब ये जॉइंट स्टॉक कंपनी जो वो कर सकती है। उसके बाद नंबर ऑफ़ मेंबर्स, इसके जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं वो भी मखसूस होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉमन सेल, मतलब कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप, ये अच्छी तरह से आप देख लेना। इसमें एक तो जो है इसके ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ वो मतलब कि इम्पोर्टेंट है, उसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि इस लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।